मैं किसी से पूछो दे विल वांट कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हो जाए, सब चाहते हैं, कोई नहीं होगा जो नहीं चाहेगा। बट द थिंग इज कि जब आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या प्रेशर फील हो रहा है, उस वक्त स्टिल आप दिन में 1 घंटे या 2 घंटे भी वो लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, यानी दैट्स व्हाट मैटर्स। बिल्कुल, कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें ईएमआई पे, कि थोड़ा भी पढ़ लिया, थोड़ा भी पढ़ लिया, थोड़ा भी कमिटमेंट आ गया, थोड़ा भी इंस्पिरेशन आ गया, थोड़ा भी मोटिवेशन आ गया। ईएमआई पे ये एग्जाम 2047 तक विकसित भारत जब तक क्या है कि इंडिया बनेगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला मेरा सर, आई वुड एडमिट ऑनेस्टली कि मींस मेरा रेडी नहीं था। प्रीलिम्स तो आपको सबको पता होता है किताबें, लेकिन मींस में इट इज़ मच मोर बियॉन्ड जस्ट बुक्स। इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव, योर ओपिनियन, यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन। बहुत सारी रील्स बन गई, बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन हो गया है। अब सारे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 21 साल में आईएएस, 21 साल में आईपीएस। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ नहीं है, अगर टाइम है आपके पास, आपको कुछ अच्छा ही करना है तो कर सकते हो। बट फिर भी एक राइट मोटिवेशन टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? कि लाल बत्ती एंड ऑल वाले जो आइडियाज़ होते हैं सर, आई हैव नेवर बीन लाइक इन्फैचुएटेड बाय दीज थिंग्स। ऑब्वियसली यू विश कि आपको हो, लेकिन इट शुड नॉट बी योर एंड गोल। एंड दूसरा मोटिवेशन सर मेरा ये था कि ये एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ दिस कंट्री। आई विल हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट माइंड्स। एंड मेरा मोटिवेशन ये था कि आई वॉन्ट टू कम्पीट विद द बेस्ट। वेरी जो नॉन जोग्राफी बैकग्राउंड या टेक्निकल के होते हैं वो तो उनको फिर भी ठीक हो जाती है। जो एकदम जोग्राफी ऑनर्स पढ़ा है ना, उनकी फिजिकल जोग्राफी ज़्यादा बेटर रहती है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जब वो टीचर्स अपने आप में स्टूडेंट्स थे, तो उनको उनके टीचर्स ने सिर्फ फिजिकल जोग्राफी पढ़ाई। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello aspirants, today we have with us Ishitva Anand, who secured All India rank 50 in his second attempt with geography as his optional. So we first congratulate Ishitva. Ishit, welcome to the podcast. थैंक यू सो मच सर। So Ishit was a student of mine for geography optional और उन्होंने कई सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं contextualize करके इस तरीके से दिखाया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हुए, किरोड़ीमल कॉलेज में होते हुए, कॉलेज के साथ इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपीयर किया, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में रैंक 50 लेके आए, जो कि एक बहुत बड़ी फीट है अपने आप में। तो इशित जानते हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा, किस तरीके से उनकी जर्नी रही, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टिल व्हाट कॉलेज, एंड कॉलेज के बाद अब आईएएस बन चुके हैं एट द एज ऑफ 22-23। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कॉलेज लाइफ के साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज हमेशा हमें समझना पड़ेगा कि अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश वाला मोटो कहीं ना कहीं इशित के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। सो इससे हम सोचना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनल जर्नी रही, जो बर्थ प्लेस कहाँ से स्टार्ट किया आपने और आज यहाँ पर तब तक पहुँचे, तो एक ब्रीफ एक पूरी जर्नी को आप क्या लूप में लेके आइए। सर आई वॉज बॉर्न इन पटना, तो मेरा जन्म पटना में हुआ। देन मेरी इनिशियल एजुकेशन जो थी, तो आई केम अलॉन्ग विद माई मासी, दिल्ली आ गया था मैं। सेकेंड क्लास तक मैं यहाँ रहा, थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट हुई, फिर मैं चला गया मसूरी, बिकॉज देर इज़ अ स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल है, इंडियन रेलवे जोन करती है। तो वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दे करके आई फॉर्चुनेटली पास्ड, एंड देन क्लास 10th तक आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 8 years. So kind of my journey of UPSC idea, I would say, the seeds, they originated in that during that phase of life. Then again I came back to Delhi after passing out class 10th. 11th 12th में again मैंने दिल्ली से किया है, हंसराज स्कूल है एक जी, तो वहाँ से मैंने किया। और फिर ग्रेजुएशन मेरी किरोड़ीमल कॉलेज से हुई है, BA ऑनर्स ज्योग्राफी मैंने किया है वहाँ पे। काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है और एक कल्चर है वहाँ पे, आप देखो तो एक UPSC कल्चर और एकेडमिक कल्चर है जिसका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। एंड फॉर्चुनेटली फिर मैंने 24 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे तो दे यूज्ड टू हेल्प मी। और उसके बाद फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स निकला मेरा सर, बट समवेयर और दी अदर होता ही है, एक यंग बच्चा, उतना पीयर ग्रुप नहीं है, तो खुद से यूट्यूब पे ढूंढना, सर्च करना, तो मेंस उतना रेडी नहीं था। आई वुड एडमिट ऑनेस्टली कि मेंस मेरा रेडी नहीं था। एक मुझे लगता है ये मिस्टेक था, बट समहाउ नाउ आई सी कि एटलीस्ट मेंस देने जो मुझे मिला, इवन दो लास्ट ईयर मैं क्लियर नहीं कर पाया, बट समहाउ दैट एक्सपीरियंस दैट आई गेंड, सो इट ओपन माई माइंड दैट हाउ मेंस इज टू बी टैकल्ड। बिकॉज होता क्या है, प्रीलिम्स तो आपको सबको पता होता है किताबें, लेकिन मेंस में इट इज़ मच मोर बियॉन्ड जस्ट बुक्स। इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव, योर ओपिनियन, यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन। सो ये एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, फिर मैंने 25 में सेकेंड अटैम्प्ट दिया एंड फॉर्चुनेटली क्लियर्ड प्रीलिम्स अगेन। और उसके बाद सर जब मेंस था तो दिस टाइम आई वाज बिट रिलैक्स्ड बिकॉज आई न्यू कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। तो मैंने थोड़े आंसर स्किल्स और रीडिंग स्किल्स पे फोकस की ज़्यादा, एंड देन मेंस हुआ एंड फाइनली सर इंटरव्यू वेंट वेल एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सुनना भी चाहेंगे कि रैंक 50 आने के बाद क्या फीलिंग होती है? सर रैंक 50 आने के बाद ऑब्वियसली यू आर इलेटेड, मतलब जब आप व्हेन यू सी योर नेम इन द PDF, सो आई वाज लाइक इवन इफ आई गेट इनटू द लिस्ट आई वुड बी कंप्लीटली हैप्पी, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। बट नेवर इन माई वर्ल्ड आई वुड हैव इमेजिन्ड कि रैंक 50 आएगी।
येस यू वर्क हार्ड फॉर दीज डेज बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इतना भगवान दे देंगे. सो आई वॉज कम्प्लीटली जॉयस. मैंने घर पे बताया सबको और काफ़ी अच्छा लगता है सर. देन एवरी वन इज़ लाइक इमोशनल, योर फैमिली. आप वो मोमेंट्स याद करते हो व्हेन यू ऑल्सो यूज टू फेस स्ट्रगल. आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था. मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि आई यूज्ड टू फील लाइक यार आई हैव टू कम्पीट अमंग्स द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री. एंड थोड़ी इतनी यंग एज में रहते हो तो और भी चीज़ें रहती है. फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज़ें जो होती है कि यार इतने सारे लोग हैं, रिपीटेड रैंकर्स हैं, वो तो और इतना मेहनत यहाँ पर मैं कंटेक्चुअलाइज करना चाहूँगा कि अपने पास यूपीएससी 2025 में 239 जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं फाइनल, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेलेक्टेड थे 23 के अटेम्प्ट में, 24 के अटेम्प्ट में. और 700 से ज़्यादा स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपने पास पहले इंटरव्यू के स्टेज तक आ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनल इंटरव्यू स्टेज तक गए थे. तो बहुत हाई कॉम्पिटिशन था. अब इसमें तुम्हारा केस क्रिटिकल इसलिए है बिकॉज यू हैव अर्न दिस फीट इन अ वेरी यंग एज. तो बहुत जल्दी ये चीज़ मिली है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं कि अब आजकल मैं जब यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस लेता हूँ या फिर क्या है कि और क्लासेस लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता लगता है कि लोग 12th क्लास से, फर्स्ट ईयर से, कुछ तो 10th क्लास के भी मिल गए मुझे. तो एक तो राइट टाइम क्या होना चाहिए, वो एक तो मोटिवेशन का राइट टाइम और एक उसको एग्जीक्यूशन का राइट टाइम, दो अलग अलग राइट टाइम्स अपने पास. ये स्टूडेंट्स के लिए क्या होने चाहिए? सर मुझे फील हुआ कि लाइक मैंने सुना कि 8th 9th के बाद से कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ टू अर्ली सर, बिकॉज आपको अपना भी होराइजन एक्सपैंड होने देना चाहिए. यू नेवर नो आपका इंटरेस्ट कहाँ है. समवेयर और अदर आप सोशल मीडिया एंड ऑल से इन्फ्लुएंस होकर के यू आर लाइक कि मुझे भी ये करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8th 9th में यू डोंट हैव द आइडिया कि एक्चुअली व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ. ठीक है, लेकिन अर्ली इंस्पिरेशन ज़रूरी है. बट सर अर्ली से ज़्यादा आई वुड से जब भी इंस्पिरेशन आए तो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे वो 11th में आए, चाहे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में आए. क्योंकि सर मेरे स्कूलिंग जो है वो मसूरी में हुई है, क्लास 3rd टू क्लास 10th. तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा इंटरेक्शन थोड़ी बहुत लबासना के सीनियर ऑफिसर्स और ओटीज जो आते थे उनसे हो जाती थी. तो दे यूज टू टेल मी अबाउट कि मतलब हमारी क्लास को कि ऐसा होता है यूपीएससी, यू गेट टू सर्व टू द पब्लिक एंड ऑल. तो उतना हम ग्रास्प नहीं कर पाते थे ऑनेस्टली दैट मोमेंट में. फिर एज सुन एज वी केम इन टू कॉलेज तो हमें समझ आया द ग्रेविटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि ये इतना रिस्पेक्टेड या रेप्यूटेड एग्जामिनेशन क्यों है इस सर्कल में. तो सर आई वुड से कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि यू हैव टू एंटर इन टू दिस फील्ड, तो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे ट्रू टू योर वर्ड्स, योर विजडम, योर डिज़ायर्स. तो सर आई ऑल्सो व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज तो आई वाज लाइक कि हाँ अब देना है, 24 में अटेम्प्ट देना है. एंड आई वाज कंप्लीटली श्योर कि कॉलेज चलेगा, एंजॉय करना है, एकेडमिक सब रहेगी, बट आई हैव टू गिव इन 2024 सोली बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज मुझे ये पता चल गया था कि समवेयर और दी अदर गलती तो मुझसे होने वाली है. बिल्कुल. तो जितनी जल्दी हो जाए वो बेनिफिशियल. फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड. एग्जैक्टली. बिल्कुल. तो यहाँ पर कंटेक्स्ट ये भी आता है कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं. अगर हम बात करें यशत्व का, अगर जो ओरिएंटेशन स्कूलिंग के टाइम पे लबासना के ऑफिसर से और वो पूरा का पूरा मसूरी का जो इकोसिस्टम है वहाँ से नहीं होता, तो शायद हो सकता है कि वो जो सीड था वो डिले हो जाता और इतना मोटिवेटेड सेंस में क्या है कि माइंड के अंदर नहीं इंटरनलाइज होता. तो यहाँ पर यशत्व बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने पास क्या है कि सोचते हैं यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक जो टिपिकल डे ऑफ अ कॉलेज ग्रेजुएट का कैसा होता है, प्रोवाइडेड कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए सिलेक्शन वाला? सर आइडियली जैसे अब डीयू का करिकुलम है, क्योंकि आई वॉज द लास्ट बैच फॉर्चुनेटली आई वुड से जो निकल गए हल्के में, अदरवाइज एनईपी आई है, कोर्सेज बढ़ गए हैं. सो दैट इज़ द थिंग. हमारे टाइम में लिमिटेड थोड़े कोर्सेज थे, 4-5 सब्जेक्ट से तो डील हो जाता था. नाउ अदर कोर्सेज भी ऐड हो गए हैं तो टाइम कम मिलता है बच्चों को. तो आई वॉन्ट से कि रश इन टू इट. ठीक है, इफ़ यू फील कि यू आर एबल टू डू, देयर इज सम इनहेरेंट नैक इन अ पर्सन, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे भी करना है, ऐसे आप इमीडिएटली डोंट रश इन टू इट, बिकॉज इट कैन हैपन कि यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड मोर. आप ना यूपीएससी प्रेप कर पाओगे ना कॉलेज हैंडल कर पाओगे. तो आइडियल लाइफ इफ़ आई वुड से, एक आइडियल डे जो होता है कि यू वेक अप एट वॉट एवर टाइम यू फील लाइक, क्योंकि कॉलेज जाना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू वेक अप अर्ली. फिर आप कॉलेज जाओ एंड फाइंड वेज कि आप कॉलेज लाइफ को भी कैसे बैलेंस कर सकते हो. लाइक देयर इज अ मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायरमेंट, तो डोंट ट्राई टू हिट 100%. 75% है, 80-81 रखो, ट्रैक रखो. एंड ट्राई टू फाइंड स्पेसेस की लाइब्रेरी होती हैं कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में यू कैन स्टडी. एंड देन सर वंस यू रीच बैक होम 4-5 बजे तक मोस्टली द कॉलेज लाइफ इज ओवर, तो फिर आप आओ 1-2 घंटे रेस्ट करो, बिकॉज आपके माइंड को रिलैक्स होने की नीड है. एंड आई वुड से कि जस्ट ट्राई टू फाइंड 3-4 आवर्स इनिशियल डेज में. लाइक फर्स्ट ईयर में आप हो तो आप फर्स्ट सेमेस्टर इंजॉय योर सेल्फ, ट्राई टू गेट द हैंग ऑफ वॉट इज कॉलेज, बिकॉज कॉलेज लाइफ भी वंस इन अ लाइफ टाइम आती है. सो आप कंप्लीटली कॉलेज लाइफ भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रुक जाती है. तो हैव फ्रेंड्स, हैव अ सर्कल, बट ट्राई टू बी सराउंडेड बाय गुड फ्रेंड्स एंड पीपल जो आपको पुश
अप ही करेंगे, ना कि पुल डाउन। बिल्कुल। तो सर मेरा ये था कि मुझे एक अच्छा ग्रुप मिला था, कॉलेज में भी अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, तो एवरीवन वाज लाइक कि यस यू कैन डू इट। अब वो आपको हमेशा सपोर्ट करते थे। बिल्कुल, तो मैं ये कहूँगा कि आप 3-4 घंटे निकालें, ज़्यादा रश नहीं करें, बिकॉज आप बस एक बेस बनाए। आई ऑलवेज हैड सर स्मॉल गोल्स, बिकॉज मेरे पास 8 घंटे 10 घंटे हर दिन पढ़ने का टाइम नहीं हो पाता था कॉलेज में कई बार। फिर असाइनमेंट्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो ये सब पहले ही चार्ट करके रखो। आई हैव अ डायरी जिसमें मैंने 2 साल आगे तक का लिखा कि यार जनवरी में मुझे इतना ही टाइम मिल पाएगा, फेब में मुझे इतना ही मिल पाएगा। इवन जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स का दे रहा था, तो ज्योग्राफी मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है सर जैसे, तो ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, फील्ड वर्क्स होते हैं। तो 16 जून को मेरा प्रीलिम्स था, एंड अप्रैल में हमारी जोशीमठ में ट्रिप थी, बिकॉज फील्ड वर्क, एंड मैं गया था वहाँ 2 महीने पहले प्रीलिम्स से 10 दिनों के। तो जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस के केस में। तो सर एग्जैक्टली ये चीज़ है, तो मुझे पता था, ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड था। तो अब मैंने उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था अपना चार्ट कि यार मैं जनवरी से कैसे कैसे डिवाइड करूंगा टाइम, कि बाय अप्रैल आई एम फिनिश्ड काम से, सो दैट मेरे दिमाग में ये कॉलेज का प्रेशर ना रहे, बिकॉज कॉलेज में भी ग्रेड्स मैटर करते हैं, आपके जो पर्सनैलिटी है वो मैटर करती है। आप जहाँ एक्सपीरियंस गया, जैसे मैं जोशीमठ गया, तो सर ये चीज़ मैंने डैफ में भी मेंशन की थी, उस पर क्वेश्चन भी आए इंटरव्यू में, तो यू हैव टू गैदर एक्सपीरियंस एज वेल सर। सो दैट्स व्हाट आई मीन कि इनिशियल डेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर आई वुड से स्टार्ट स्लोली, बिल्ड बेसिक्स, एनसीईआरटीज पढ़िए, ट्राई टू गेट द हैंग ऑफ सब्जेक्ट्स। लाइक अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हाउ टू डेवलप अ पर्सपेक्टिव, वो जनरेट करें। और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है उनके लिए आई वुड से कि एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ें। सेकेंड ईयर से स्टार्ट कि आप जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उस पर धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड। उसके बाद सर थर्ड ईयर, इफ यू आर गिविंग एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट, देन थर्ड ईयर इज योर क्रूशियल ईयर। योर टीचर्स विल सपोर्ट यू, एवरीवन सपोर्ट्स यू इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। बिल्कुल। तो सर टीचर से बात करिए, उन्हें अपनी बात बताइए कि मैम मुझे ऐसा देना है या सर मुझे एग्जाम देना है, तो दे विल सपोर्ट यू। उस अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करिए। सर मेरा यही रहा है, टीचर सपोर्टिव रहें, फ्रेंड्स अच्छे रहें, और अल्टीमेटली सर इट इज अपॉन योर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगेगा कि मुझे करना, एवरीवन वांट्स, मैं किसी से पूछूं दे विल वांट कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हो जाए, सब चाहते हैं, कोई नहीं होगा जो नहीं चाहेगा। बट द थिंग इज कि जब आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या प्रेशर फील हो रहा है, उस वक्त स्टिल आप दिन में 1 घंटे या 2 घंटे भी वो लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, यानी दैट्स व्हाट मैटर्स। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर इशिता की पर्सनालिटी में कि एज 20 to 23 है अपने पास, तो यंग है और बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर जो कहना चाहते हैं। मैं यहाँ पर क्या है कि टॉपर टॉक्स बहुत सारे क्या है ओल्ड स्टूडेंट्स की भी लेता हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो सताए हुए हैं, 5th-6th अटेम्प्ट में होता है, तो वहाँ पर 28, 29, 30 साल की एज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर से कंटेंट निकालना पड़ता है। बट यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, एंड दैट इज़ वेरी गुड, एंड दैट इज़ द ब्यूटी कि अगर आप इस एग्जाम के अंदर अर्ली स्टार्ट करते हैं, अर्ली फिनिश करते हैं, तो आपके पास जो एक माइंडसेट रहता है वो इतना मेलेबल होता है कि आप उसमें और अच्छी चीज़ें लगा के और आगे बढ़ सकते हैं। प्रोवाइडेड कि अगर यहाँ पर अपन कंटेक्चुअलाइजेशन देखें तो कभी भी अकॉर्डिंग टू इशित्व की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें ईएमआई पे, कि थोड़ा भी पढ़ लिया, थोड़ा भी पढ़ लिया, थोड़ा भी कमिटमेंट आ गया, थोड़ा भी इंस्पिरेशन आ गया, थोड़ा भी मोटिवेशन आ गया। ईएमआई पे ये एग्जाम 2047 तक विकसित भारत जब तक क्या है कि इंडिया बनेगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं क्लास में कहता हूँ विकसित भारत तक भी क्या है कि अगर ईएमआई पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट अगर अपन यहाँ पर कंटेक्चुअलाइज करें, थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पर जाने की कोशिश करें, तो कॉलेज लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तुम्हारी एज यंग है, व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस दैट यू फेस एंड हाउ डिड यू नज देम? वो कैसे डिस्ट्रैक्शंस को नज किया अपन ने? सर कॉलेज में डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के हो सकते हैं। आई वुड से कि सबसे बड़ा होता है सर डिस्ट्रैक्शन कि आप अपने कैसे लोगों के अराउंड सराउंडेड हैं, बिकॉज एक अच्छा संगति का फल जिसे कहते हैं, अच्छे लोगों के सराउंडेड होंगे सर, इट कैन बी योर फ्रेंड, एनीवन, तो अच्छे लोगों के साथ आप जब रहोगे तो वो एक मोटिवेशन रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली सर एवरीवन इज गिविंग दिस एग्जाम बाय हैविंग अ पर्पस इन लाइफ। विदाउट पर्पस जस्ट फॉर बीइंग द सेक ऑफ एन ऑफिसर कोई नहीं दे रहा। बिल्कुल। समवन वांट्स टू बी ट्रैवल, समवन वांट्स टू हैव अ गुड फैमिली, एवरीथिंग। फेम कैन बी वन थिंग, फेम कैन बी वन थिंग। तो अपना जो वाई होता है ना, ये आपको पीयर ग्रुप भी हेल्प करती है ढूंढने में, दे सपोर्ट यू, दे मोटिवेट यू। सर दूसरा हो गया कि जैसे एक सोशल मीडिया एस्पेक्ट है, बहुत लोग इसे एक डिस्ट्रैक्शन देखते हैं। मैं हमेशा सोशल मीडिया पे रहा, इवन ड्यूरिंग माय मेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू, हमेशा मैंने कभी डीएक्टिवेट नहीं किया। बिल्कुल। बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया रखना ही है, देयर इज ऑलवेज अ फाइन बैलेंस। बिल्कुल। अब क्या है कि जैसे मानो सोशल मीडिया है, आपके फ्रेंड्स क्या है, मैं हमेशा हॉस्टल में पढ़ा हूँ सर, तो आप एक हॉस्टल पर्सनैलिटी जानते हैं कि यू ऑलवेज लाइक टू बी सराउंडेड बाय पीपल, कुछ ना कुछ चल रही है, बातें चल रही है, तो आई ऑलवेज लाइक टू सी कि अच्छा कहाँ मेरे दोस्त घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुझे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो, हाँ, कि ये लोगों ने
ये सब किया है, अब मेरी भी बारी आने वाली है। तो और फिर दूसरी चीज़ सर कि देयर आर चैनल्स पेजेस लाइक PIB हो गई, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गए, तो वो भी फॉलो कर रखे थे। अब मेरे दोस्त कहाँ घूम रहे, अचानक से उसके बाद PIB आ गया, तो मुझे कुछ डेटा मिल गया। तो ये भी कई बार हुआ है कि लिटरली कि मेंस एग्जामिनेशन से पहले मैंने 2 दिन पहले देखा है कि बहुत चल रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि एस्टेरॉइड हिट करने वाला है, बहुत कहानी चल रही थी, और वो क्वेश्चन पूछा गया था कि एस्टेरॉइड्स को डाइवर्ट करने के क्या टेक्निक्स हैं। तो कई बार इनएडवर्टेंटली भी ऐसा होता है कि वो सपोर्ट कर जाती हैं चीज़ें। तो इट्स ऑल कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया कैन नेवर बी अ डिस्ट्रैक्शन इन माय ओपिनियन, बिकॉज सर इफ यू आर अलूफ फ्रॉम टेक्नोलॉजी इन दिस वर्ल्ड तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। बिल्कुल बहुत पीछे आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं हो सकते। साइंस इज अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर। तो ये वाली जो बात है ना, बिल्कुल मेरा यही था कि आई विल यूज टेक्नोलॉजी जितना सारे सोशल मीडिया पे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं UNFCCC को, UNEP को, उनके हैशटैग्स पढ़ो, उनसे इतने अच्छे अच्छे डेटा मिलते हैं। प्लास्टिक का डेटा कितना है, क्या आपने जो एक बुक व्यू पढ़ा है, जो आपने एक एकेडमिक व्यू देखा है, उसका एक फील्ड व्यू भी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी चीज़ को आप बंद कर रहे हो और आप एट पीस नहीं हो खुद से, तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो। तो अगर आपने बंद कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया और आपका मन सारा वहीं लगा हुआ है, तो जब तो पीपे का तेल खाली नहीं हो सकता तब तक तो बंद ना करें, और अगर खाली नहीं हो रहा है तो उसको मैनेज करें। ठीक है। तो वाला बिल्कुल सही बात है। अगेन इशित, मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा सा ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, ज्योग्राफी ऑप्शनल कंटेक्स्ट में, कि हाउ डिड माई इनिशिएटिव्स हेल्प्ड यू इन योर जर्नी, एंड वी ऑल्सो रन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम कम्युनिटी दैट इज लर्न ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो वहाँ पर बहुत सारे एक्साइटिंग, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेवेंट वहाँ पर क्या कि पोस्ट हम डालते हैं, तो वहाँ से आपका बहुत सारा क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन और कंटेक्चुअलाइजेशन हो जाता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने ग्रुप का बताया लर्न ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैं बोथ अटेम्प्ट्स में कनेक्टेड था इस ग्रुप में। और मुझे सबसे अच्छी इस ग्रुप की बात लगती थी कि हर कुछ दिनों पे केस स्टडीज अच्छे आते थे। एंड सर ज्योग्राफी ऑप्शनल जो भी दे रहे हैं या आगे देंगे, उन्हें पता है कि केस स्टडीज का कितना रोल है, बिकॉज वो आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का ऑन फील्ड व्यू, जो प्रैक्टिकल व्यू है, वो बताते हैं। और फिर सर मैप एंट्रीज की जो प्रोवाइड की जाती थी PDF, तो सर बहुत हेल्प हुआ है। और फिर सर्टेन अपडेट्स भी आते थे, और आपने कई प्रेडिक्टेड थीम्स भी दिए हैं मेन से पहले कि ये चीज़ें करेंट में चल रही हैं, तो ये चीज़ पढ़ के जाना। हिमालयन के जो एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये क्वेश्चन 25 में आया भी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो ग्रुप्स पे आती थी सर, वो मैं रेगुलरली फॉलो अप करते रहता था। और उससे एवरीथिंग इज कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग क्यूरेट करिए। ऐसा नहीं है कि उसके भी नोट्स बनाने बैठ रहे हैं, देखिए कि अच्छा ये मेरे पास एग्रीकल्चर के डेटा नहीं है तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो एवरीथिंग इज सर कि आप अपने अकॉर्डिंग उसे निट एंड पिक करना है कि अच्छा मेरे हेल्प क्या करेगी। दूसरा सर कि आपके जो लेक्चर्स हैं, तो मैंने इस अटेम्प्ट में आपके लेक्चर्स फॉलो किए, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स के लेक्चर्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज मैंने ये देखा है कि जो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड या टेक्निकल के होते हैं वो तो उनको फिर भी ठीक हो जाती है। जो एकदम ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ा है ना, उनकी फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा बेटर रहती है। तो मेरी फिजिकल ज्योग्राफी हमेशा से ठीक थी। नहीं, एक्चुअली ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक इशू हमेशा से रहा है कि यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जब वो टीचर्स अपने आप में स्टूडेंट्स थे, तो उनको उनके टीचर्स ने सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई। तो जब वो टीचर्स बने तो वो भी क्या कि फिजिकल ज्योग्राफी का ही डोमेन क्या है कि यहाँ पर कंटेक्चुअलाइज करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, बिकॉज आपके पास एग्जाम के अंदर वेटेज तो कहीं ना कहीं आपके साथ करप्शन नहीं करेगा। वेटेज फिजिकल ज्योग्राफी का अपने पास अगर अपन देखें तो 40% के आसपास है, ह्यूमन ज्योग्राफी का 60%, और 60% के क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास कंटेंट उतना ही होना चाहिए, टीचर को उतना ही क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का कंटेंट पढ़ाना चाहिए। और वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट PDF के फॉर्म में दे दिया जाता है, या फिर वो स्किप हो जाता है। जैसे सोशल कैपिटल वाला टॉपिक हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल वेलबींग वाला टॉपिक हो गया। मुझे लगता है कि ये लेक्चर ही नहीं है इंडस्ट्री में। नो सर, नहीं किसी के पास। मैंने देखा, मैंने तो गूगल पे सर्च करके जो रिसर्च पेपर स्कॉलर्स के होते थे वहाँ से ढूंढ रहा था, लेकिन सर वो बहुत टाइम लगता है। एंड वो लेवल ऑफ कंटेंट एक्चुअली यूपीएससी में आप रेप्लिकेट भी नहीं कर पाओगे। द थिंग इज दैट आप रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ने लगोगे ना, आप डेटा उठा सकते हो, सब ठीक है, या कुछ एग्जांपल्स या कुछ, अब उन्होंने रिमोट सेंसिंग इमेजेस डाले तो वो आप थोड़ी आप डाल सकते हो एग्जाम हॉल में। तो जो काम की चीज़ है वो बहुत नहीं आ पाती। तो ऐसा चाहिए था कुछ की जो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक हो कि 3-4 पेज में क्वालिटी ऑफ लाइफ बताई गई हो, डिफरेंट पैरामीटर्स बताए गए हों कि साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, अलग अलग पैरामीटर। तो वो सर काफ़ी हेल्प हुई। और दूसरा चीज़ ये मेरे साथ हुआ था कि सर जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी ऐसा है कि 80-20 है, 20% सिर्फ फिजिकल आती है, 80% इज ह्यूमन ज्योग्राफी। और अब तो यूपीएससी हैज स्टार्टेड टू आस्क स्कीम्स रिलेटेड और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से, जैसे सागरमाला हो गया, नॉटिकल टूरिज्म एंड ऑल हो गया। और ये बहुत डायनेमिक टॉपिक्स हैं, कोई इनके कॉन्क्रीट नोट्स नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट हो गई है सर, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। फेनमैन डायग्राम देखोगे आप तो आप समझ जाओगे कि ज्योग्राफी कितनी वास्ट है। अगर फेनमैन डायग्राम से आदमी स्टार्ट करता है क्लास 11th की क्लास में, फेनमैन डायग्राम जो सर्कमफ्रेंस ऑफ ज्योग्राफी बताता है अपने पास, और अगर किसी ने सही से ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसको लास्ट में जाके समझ में आता है कि फेनमैन किस बात
की क्या बात कर कहना रहा चाह था। रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो सर ये काफ़ी हेल्प हुई थी इस चीज़ में कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो एस्पेक्ट थी वो मेरी थोड़ी सी वीक थी स्टार्ट में, और वो अपडेटेड रहना पड़ता है बिकॉज डेटाज चेंज बिल्कुल। सेंसस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल है थोड़ी, बिल्कुल। तो वो सर काफ़ी हेल्प हुई मुझे आपके लेक्चर्स को देख करके सर। अगेन यहाँ पर कंटेक्चुअलाइज करें तो ज्योग्राफी के लिए एक थोड़ी सी बैड इमेज ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि बहुत बहुत लंबा ऑप्शनल है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, सोशोलॉजी के लिए क्या है कि भीड़ की भीड़ जा रही है, मगर तुमने बताया कि तुम्हारे फादर टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल DNA आया होगा तुम्हारे अंदर। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल एक सेमी साइंटिफिक ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक्स क्लिक होते हैं तो आपके लिए ऑप्शनल ये ईजी है एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव ऑप्शनल लाइक फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR। तो यहाँ पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि ज्योग्राफी को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? बहुत सारे आई होप कि KMC के अंदर स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के होंगे, एंड दे विल बी टेकिंग सोशियोलॉजी एंड PSIR एंड एंथ्रोपोलॉजी। यू कैन टेक देम इफ यू हैव दैट स्वॉट एनालिसिस अलाइनिंग विद दैट कि हमें ठीक लग रहा है एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए, मार्केट की नीड्स हैं, छोटा ऑप्शन है, लेके खत्म करते हैं। बट फिर भी आपको ऑप्शनल के अंदर जब तक 280 मार्क्स को क्रॉस करना है उसके कंटेक्स्ट में तो आपको अपने ऑप्शन से प्यार ही होना चाहिए। तो वहाँ पर आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की फ्रेटर्निटी जो अब एकदम डरी हुई है कि उसको कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अभी तो स्कोर खैर आया नहीं, मगर फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 280 प्लस ही होना चाहिए, बिकॉज तभी ये 50 रैंक पॉसिबल था किसी इक्वेशन के अंदर, आई होप। तो क्या आपका मैसेज है ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्रेटर्निटी को? सर आई वुड से इवन दो स्कोर्स नहीं आए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, बट स्कोर से सर ज़्यादा मैटर ये करता है ना कि आपकी इनहेरेंट जो अंडरस्टैंडिंग है क्या वो ज्योग्राफी से अलाइंड है। बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा क्रिएटिव रहा हूँ, डायग्राम्स वगैरह, ड्राइंग वगैरह पसंद है मुझे, तो वो चीज़ें जो थी ना वो एक काइंड ऑफ फ्लो में थी। तो इसी वजह से मैंने सोचा था ग्रेजुएशन के वक्त कि मैं ज्योग्राफी में जाऊँगा आफ्टर क्लास 12th। और दूसरी बात यह है सर कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का मैं एक सबसे अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि इवन दो आप ऑप्शनल में भी थोड़ा स्ट्रगल करो, बट GS पेपर में जो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल की हेल्प मिलती है ना वो माइन्यूट हेल्प, वो सर बहुत ज़्यादा। आप अगर पास्ट रैंकर्स के स्कोर देखोगे ना GS के, जो हाईएस्ट स्कोर्स होते हैं मोस्टली वो आप देखो ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के होते हैं। बिकॉज मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप सिर्फ पॉइंट्स लिखोगे, मेरे पास डायग्राम्स होते हैं उसको बनाने के लिए। लाइक अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक कहूँ तो काकोरी डाक कांड जैसे सबने बिल्कुल ठीक है। अब वो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बिल्कुल कि कैसे उसमें रिवॉल्यूशनरीज आए, क्या आए। तो मैंने ये आंसर जब लिखा एक टेस्ट सीरीज में, तो आई मेड यूपी का डायग्राम लखनऊ काकोरी डाउन ट्रेन बना के, तो मेरे दिमाग में वो एक आ गया, तुरंत क्लिक कर गया कि अच्छा मैं बना सकता हूँ। दिस इज अ चैट GPT ऑफ विजुअल सेंस विच ज्योग्राफी कैन क्रिएट यू फॉर GS। एग्जैक्टली सर। तो आपको GS पेपर 1, GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इवन सोशल जस्टिस, बिकॉज आप उसमें अगर स्कीम्स ही दिखानी है, अगर आप मानो दिखाना चाहते हो कि स्टेट वाइज कुछ स्कीम्स हैं फॉर वेमेन, तो वो आप मैप पे बना के भी तो दिखा सकते हो। भाग्य लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे है, लाडली लक्ष्मी योजना यहाँ है, अलग अलग टाइप में। तो सर जो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन एस्पेक्ट है ना, जिसे हम कहते हैं टॉपर्स काफ़ी सारे कहते हैं 1% टारगेट, एंड आई न्यू कि यार मुझे अगर रैंक लानी है एक कि IAS मिले तो बेसिक तो लिखना ही है, 1% जो एक्स्ट्रा टारगेट करना है ना वो भी करना है। तो मैं सबको बस यही कहूँगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है आप ऑप्शनल को देख के ना डरें। ये ज़रूर बात है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, इस चीज़ के लिए ज़रूर तैयार रहे। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए, मैंने 2 अटेम्प्ट दे लिए, 3 साल मैंने ग्रेजुएशन में किया है, स्टिल अगर मुझसे कहें कि क्या मुझे पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो है कि कॉन्फिडेंट, वो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज कंप्लीटली चेंजिंग। पेपर 1 में स्टिल यू कैन बी कॉन्फिडेंट। इंडियन ज्योग्राफी इज डायनेमिक, कोई कॉन्क्रीट बुक नहीं है, डेटास पुराने हैं, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है बाकी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने कहा कि सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंटेशन आपको हर पेज पे मिल सकता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में, टेक्निकलिटी भी दिखती है, और सबसे बड़ी बात ना रिलेटेबिलिटी है ज्योग्राफी में, बिकॉज आप जब भी किसी आदमी को कुछ बताते हो और किसी जगह के साथ उसको एसोसिएट करके बताते हो ना कि यार उस जगह ऐसा होता है, तो आदमी को लगता है अच्छा कि हाँ ये रिलेटेबल है। कोई भी चीज हिस्ट्री में क्या है वो पुरानी बात हो जाती है कभी, तो मे बी उसको एग्जामिनर जो पढ़ रहे हैं तो वो कभी कभी रिलेट ना कर पाए आपके पर्सपेक्टिव से। लेकिन ज्योग्राफी जो है, अगर शुगर केन है महाराष्ट्र में जिसकी वजह से वहां पे ड्रॉट प्रोन रीजन में वाटर टेबल नीचे चला गया है और फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं, वो कोई पर्सपेक्टिव की बात नहीं है, वो आप मैप बना के अगर दिखाओगे तो एग्जामिनर को बहुत ईजिली क्लिक करता है कि ये इस बंदे को पता है। इसलिए हमारे पास जो सिलेबस भी है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स गाइडिंग ज्योग्राफिकल फिनोमिनास। तो प्रिंसिपल जो कीवर्ड है वो प्रिंसिपल इनफॉलिबल है, वो हर जगह क्या है कि अपने पास फिजिक्स के लॉ की तरह अप्लाई हो रहा है। और वो ज्योग्राफी है कि आपको हमेशा क्या है कि वो सब्जेक्टिविटी के अंदर भी लेके जाएगी, मगर उस सब्जेक्टिविटी में एक ऑब्जेक्टिविटी भी स्टैब्लिश करेगी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्योग्राफी डोमेन से हैं या ज्योग्राफी उनको स्कूलिंग के टाइम पे NCERT पढ़ के अच्छी लग रही है, फिर GS का अगर एक कवरेज हो चुका है और ज्योग्राफी में इफ यू आर कंफर्टेबल, यू कैन थिंक ऑफ ऑप्टिंग व्हाट ज्योग्राफी ऑप्शनल, जिसमें आप पहले PYQs देखें,
प्रॉपर सी कॉपीज़ देखें। आई वुड आस्क क्योंकि आप अपनी कॉपीज़ को जो बाद में अभी मार्कशीट आ जाती है उसके बाद हम एक और थोड़ा बहुत क्या ब्रीफ पेपर 1 पेपर 2 का डिस्कशन लेंगे, तो उसमें आपकी कॉपीज़ भी क्या है कि आप यहाँ पर पोस्ट करेंगे। एंड अगेन इशित विल ऑल्सो मेकिंग हिज टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पर सारा अपडेट क्या है कि वहाँ पर लग जाएंगी। तो आई विल बी शेयरिंग ऑन द लर्न ज्योग्राफी ऑप्शन टेलीग्राम चैनल। इशित, नेक्स्ट एक जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड के अंदर कि व्हाट शुड बी द राइट मोटिवेशन। ठीक है, बहुत सारी रील्स बन गई, बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन हो गया है, अब सारे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड टूट चुके हैं, 21 साल में IAS, 21 साल में IPS। तो ये सारा का सारा अब एक मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि हमें डीऑराफिकेशन करना पड़ेगा सर्विसेज का। ऑरा के चक्कर में बहुत सारे लोग आए, 1 लाख लोग आए मगर निकला एक का 99,999, वो कहीं ना कहीं फंस गए क्योंकि राइट मोटिवेशन नहीं था। करनी सबको चाहिए, ठीक है करनी है तो कर लो, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ नहीं है, अगर टाइम है आपके पास, आपको कुछ अच्छा ही करना है तो कर सकते हो, बट फिर भी एक राइट मोटिवेशन टू स्टार्ट UPSC प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? सर ये आंसर देने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ मे बी एक 27-28 ईयर्स वाले को नहीं रिलेट कर पाए, बिकॉज मैं बहुत यंग एज में ये सोच के कह रहा हूँ। तो ये ज़्यादा कॉलेज वालों के साथ रिलेट करेगा क्योंकि कॉलेज वालों का माइंडसेट अलग हो जाता है। आप जब 2-3 बार अटेम्प्ट दे लेते हो, वो सेटबैक्स कभी फेस करते हो तो उनका माइंडसेट अलग होता है। तो मे बी मैं रिलेट ना कर पाऊँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मोटिवेशन सर ये था कि अभी यहाँ पर मैं इसलिए रोकना चाहूँगा कि इशित्व ने मेरा क्वेश्चन लेके सीधा आंसर देना चालू नहीं किया। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिखाती है कि आप जब इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो आप क्वेश्चन की पूरी गरिमा को समझ रहे हैं, उसको 360 पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और आपको ये पता है कि क्वेश्चन किन किन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो जो अपने पास कई लेट कमर्स हैं, मान लो 27 साल की नौकरी है अपने पास, कहीं ना कहीं अपने पास एज हो चुकी है, अब क्या कॉर्पोरेट छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं क्या डीमोटिवेशन ना हो जाए। जो ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको डीमोटिवेशन ना हो जाए इनके आंसर से। तो इन्होंने वो एम्पैथी का जो एलिमेंट है जो इंटरव्यू के अंदर वो सीख करता है, एक 60 साल 65 साल का व्यक्ति, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी। और ये इंटरव्यू के छोटे छोटे नगेट्स हैं जो बाद में क्या है कि आपको बहुत लेट समझ में आते हैं। तो आपने अपना सेगमेंट डिफाइन कर दिया, तो जहाँ पर जो भी अपने पास एडवाइस मिल रही है कि राइट मोटिवेशन क्या होना चाहिए, इट इज़ फॉर अर्ली स्टार्टर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका मोटिवेशन है इट शुड नॉट बी गाइडेड बाय द एंड सक्सेस, कि ग्लोरिफिकेशन जैसे आपने कहा कि लाल बत्ती एंड ऑल वाले जो आइडियाज़ होते हैं। सर आई हैव नेवर बीन लाइक इन्फैचुएटेड बाय दीज थिंग्स। ऑब्वियसली यू विश कि आपको हो, लेकिन इट शुड नॉट बी योर एंड गोल। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना इज़ इंपॉर्टेंट। तो सर मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे अपने लिए, बिकॉज आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, जो जैसे भी स्टूडेंट रहे, यू हैव टू जस्टिफाई योर पोटेंशियल। आप अपने पोटेंशियल पे हो तो आप कल को जब अपने आप को देखोगे आने में, तो इफ़ यू सी एंड यू लाइक यार आई हैड पोटेंशियल एंड आई वेस्टेड माई टैलेंट, तो ये मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा मोटिवेशन सर मेरा ये था कि ये एग्जाम UPSC एग्जाम जो है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ दिस कंट्री। आई विल हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट माइंड्स एंड मेरा मोटिवेशन ये था कि आई वॉन्ट टू कम्पीट विद द बेस्ट। ठीक है, मुझे कम्पीट करना है और मुझे अपनी एक प्लेस बनानी है। इसलिए आई ऑलवेज विश्ड कि मैं यंगेस्ट IAS ऑफिसर बनूं कंट्री का। समहाउ नहीं हो पाया, बट ठीक है, यंग रहा, आई एम हैप्पी इन दैट। तो सर ये मेरा मोटिवेशन वॉज नॉट, बहुत छोटा सा मोटिवेशन था, नॉट गाइडेड बाय कि ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा बिकॉज अगर आप 27-28 के हो, यू सीक स्टेबिलिटी इन लाइफ, यू सीक कि मैं फैमिली को कैसे, उनके पेन को या जो भी चीज़ है हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि सर मैं इतना यंग था, इतना बर्डन नहीं आता इतने यंग एज में, 20-21 में पीपल आर गिविंग यू टाइम। तो मेरे ये प्रेशर कभी नहीं आया कि यार अब जल्दी जल्दी करना है, नहीं किया तो क्या हो जाएगा। मेरे अंदर सर एक ये था कि अब कंपीट करना है, अभी तो मैदान में उतरे हैं, अभी हार नहीं सकते थे। तो अपने आप को जो प्रूव करना है ना कि यस आप इतने यंग एज में भी compete कर सकते हो। मेरे को सर फॉर्चुनेटली क्वालिटीज़ थी मिली हुई, मेरा एक्सपोजर रहा जिसने हेल्प किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसे एक्सपोजर मिला है वो तो ज़रूर लाभ उठाएं, जिसे नहीं भी मिला है एक्सपोजर वो ये ना सोचे कि यंग एज में एग्जाम नहीं हो सकता। सर एक्सपोजर एंड ऑल तो बहुतों को मिलता है, लेकिन डेडिकेशन वाली बात होती है कि डू यू वांट इट और नॉट। आस्क दिस योरसेल्फ कि आपको ये एग्जाम देना है या नहीं देना है। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो आ तो गए हैं इस एग्जाम में ग्लोरिफिकेशन देख के, वो ऑरा क्रिएट हो रहा है देख करके, एंड वो उससे बस इंचैंटेड हो रहे हैं कि यार ऐसा हो जाएगा। वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि वहां तक होने के लिए कितना बड़ा रास्ता है। उस रास्ते में यू विल फेस मेनी सेटबैक्स, मेनी चैलेंजेस। सर आई वुड से कि इवन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इस बार टेस्ट सीरीज लिखने से पहले, फाइनल जो सिमुलेशन वाला टेस्ट सीरीज होता है, आई हैव क्राइड कि यार मेरे बस का तो नहीं है। ऑनेस्टली आई एम एडमिटिंग दिस। ठीक है, इवन मेन से पहले यू विल फील कि यार मेरे बस का तो नहीं है, बिकॉज आप एक तो खुद से compete कर रहे हो, फिर आप आसपास लोगों को देखते हो
दे आर ऑल्सो लाइक गिविंग अटेम्प्ट्स मल्टीपल टाइम, उनके आप आंसर्स पढ़ते हो लाइक यार ये मैं कैसे लिख पाऊंगा, बट ये सब सोचना ही नहीं है। मैंने सर ज़्यादा इसलिए कभी देखा नहीं, सोचा नहीं कि यार वो कैसे ये कैसे। टॉपर आंसर कॉपीज देखो, पढ़ो और जस्ट ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ। मोटिवेशन शुड बी यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 1 year और 1 day वॉट एवर। तो सर स्मॉल टारगेट्स एंड बिग अचीवमेंट्स सर, यही एक फिलॉसफी है जो कि माइंडसेट को क्या कि इंटैक्ट रखती है, नहीं तो साइकोलॉजिकल डिफीट पहले हो जाती है एक्चुअल डिफीट से पहले। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। हम क्या है कि इमोशनल कंट्री से आते हैं और इमोशंस में आके हम इतने बड़े टारगेट बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं और हमको साइकोलॉजिकली क्या कि बुरा लगता है। अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए ये भी है कि आप राइट मोटिवेशन ढूंढें, राइट हंगर ढूंढें और उस राइट हंगर राइट मोटिवेशन के अंदर अपने 100% एफर्ट्स मारें। बिकॉज गांधी जी का कोटेशन है अपने पास कि सेटिस्फैक्शन लाइज इन एफर्ट्स, 100% एफर्ट इज इक्वल टू 100% सेटिस्फैक्शन। तो अगर आपको डिफीट मिलती भी है या फिर आप लाइफ में इत्यादि में रह जाते हैं, एक्सेट्रा में ले जाते हैं या काउंट हो जाते हैं, तो आपको अपना एफर्ट कहीं ना कहीं उस रिग्रेट से, उस गिल्ट से वापस क्या कि बाहर निकाल लेगा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट 1-2 क्वेश्चन कि ईशित, अभी अपने पास प्रीलिम्स 2026 ऑन द डोर है, क्या एक लास्ट 60-70 डेज़ की एडवाइस होगी प्रीलिम्स के लिए जिनका बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, या फिर जो प्रीलिम्स से मल्टीपल डिफीट्स फेस कर रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जिनको प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है अभी? सर इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, बिकॉज sure. 60 डेज है, बिल्कुल, ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ठीक है, तो 60 डेज है तो आपको जरूर सुनना है इसको, और यहाँ पर 60 डेज से ज़्यादा है अभी, तो अपन इसको कहीं ना कहीं कंटेक्चुअलाइज करते हैं। ठीक है, बताइए सर। मेरी स्ट्रैटेजी ना बहुत, क्योंकि हमेशा टाइम क्रंच एंड ऑल के बीच रही है, तो मैंने हमेशा हार्डवर्क तो किया है बट थोड़ा स्मार्टली करने की कोशिश की है। तो आई वुड सजेस्ट प्रीलिम्स वाले जितने लोग हैं, पहली चीज़ हैव अ कॉन्फिडेंट माइंडसेट, ठीक है। जैसे आप और अपने रोल मॉडल्स होते हैं, मैं फुटबॉल लवर हूँ, तो सर जैसे रोनाल्डो, मैंने हमेशा देखा है कि यू हैव टू फाइट टू विन इट। तो कभी अंडर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज ऑलरेडी एग्जाम ऐसा है आपको इनफ अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाएगा, ठीक है। तो अगर आप खुद से अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करें, दूसरा कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड कर सकते हो? स्मॉल टारगेट्स जो मैंने बात की, लेट्स से अभी हमारे पास आज लेट्स 80 डेज हैं, ब्रेक डाउन दोज 80 डेज एकदम लास्ट तक। जैसे अगर हमारे 24th ऑफ मे आई गेस सो पे एग्जामिनेशन 24th के आसपास है, सो 16 to 23 शुड बी द लास्ट वीक। यस, देन आप 1st से 15th कैन बी अनदर वीक, देन नेक्स्ट 50 डेज आप 3 आइटरेशंस डिवाइड कर ले, बिल्कुल, सो दैट एवरी सब्सिक्वेंट जो आपका आइटरेशन होने वाला है रिवीजन का, वो छोटा होता जाएगा, बिकॉज यू विल नो कि मुझे क्या भूल रहा हूँ मैं कौन से पेज पे। तो आप अपना जो भी टॉपिक है और उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करें, नॉट कि मैं एक ही दिन में लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ लूँ। हमेशा स्मॉल टारगेट्स एंड मल्टीपल रिविजन्स, दैट हेल्प सर, क्योंकि आप जितनी बार देखोगे आपकी चीज़ें वो जहन में उतर जाती हैं। थर्ड चीज़ सर जो मैं कहना चाहूँगा, जो थोड़ा डिफरेंट सा है, कि ट्रेडिशनली वी ऑल फोकस ऑन 4 टॉपिक्स हो गए जो मेजर टॉपिक्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ के। सर मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं उनमें भी ठीक ठाक गलतियाँ करता था। तो मैंने ये देखा था कि जो थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स कह लीजिए, या जो एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक है, इस पे भी फोकस करना स्टार्ट करें। लोग ये छोड़ के चल जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते हैं। ऐसा कुछ मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा भी नहीं है सर, 10th के बाद से नहीं रहा है। मैंने 11th-12th में भी ह्यूमैनिटीज ली थी, स्टिल साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, IR, जो मिसलिनियस मैपिंग ये सब होता है ना, ये सब आपको कहीं ना कहीं वो बफर देते हैं जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में एरर करोगे। और कई बार इनसे बहुत इजी सवाल भी आ जाते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर आपके पास फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल के जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास लक्ष्मीकांत में है या फिर मॉडर्न में स्पेक्ट्रम के अंदर है, तो वो जा चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा अगर वहाँ पर बनेंगे क्वेश्चन थोड़े से टफ बनेंगे। यहाँ अभी भी क्या है, पेंडोरा बॉक्स से इजी, अगर क्लिक हुआ तो एकदम से क्लिक हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल होते हैं सर, मल्टीपल रिविजन्स नहीं लगते। वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड ज्योग्राफी, ये सब के, तो वो बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता है। तो अपने स्ट्रेंथ्स को समझे, जैसे मेरी स्ट्रेंथ्स ऑब्वियसली मैं ज्योग्राफी से हूँ सर, तो मेरे ज्योग्राफी ईजी था, तो मैं उसके लिए कम टाइम दूंगा। लेकिन मुझे पॉलिटी में हमेशा से इशू हुई है कि मुझे नहीं समझ आता था, तो पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा समय दे, तो अपने अकॉर्डिंग दे। ये नहीं कि सर ने कहा है 15 दिन करना है तो 15 दिन करना है, अपने अकॉर्डिंग टेलर मेड एक स्ट्रक्चर बनाए। मैं कभी कभी कहता हूं कि आप आधा दिन दें, सो दैट आपके 2 महीने बच सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप आधा दिन देके पूरा स्ट्रक्चर, एक स्केलेटन बना लोगे ना, तो बस उस पर फिर स्टिक करना है और वो फिर इजी लगता है। वरना अदरवाइज आपको लगता है इतना बड़ा काम करना है। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स लेके चले, 7 डेज, 3 डेज, 4 डेज। इकोनॉमी अगर टफ लग रही है 10 डेज दीजिए, 12 दिन दीजिए। एंड सर लास्ट थिंग वुड बी कि आफ्टर आप जब कोई भी पढ़ रहे हैं,
तो प्लीज टेस्ट योर सेल्फ, और टेस्ट योर सेल्फ इन ऑल द डोमेन्स, नॉट जस्ट पॉलिटी। और इससे जो भी दे रहे हैं वो समझ गए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वी ऑल हैव दैट यूफोरिया कि अरे इसमें तो 150 आए जा रहे हैं, तो सिर्फ पॉलिटी नहीं आएगी ना सर। अल्टीमेटली जो टफ है उसमें भी हो सकता है 60 आए 70 आए, लेकिन एटलीस्ट यू विल नो कि इसमें आ रहे हैं, एटलीस्ट एक रियलिटी चेक मिलेगी। और टू मच फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ्स विल नॉट वर्क, फोकसिंग ऑन वीकनेस वुड डेफिनेटली मेक यू क्लियर द प्रीलिम्स सर। तो ये 3 एडवाइसेस हैं, बाकी तो सर रिसोर्सेज एंड ऑल एवरीवन नोज। बिल्कुल, तो आपको मल्टीपल इटरेशंस करने हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं एक बार अगले 60 दिन में एक बार पूरा कंप्लीट कर दूंगा और एक बार क्या कि क्वेश्चन वोश्चन लगा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको मल्टीपल इटरेशंस के अंदर आपको वो जो डेविल लाइज इन द डिटेल्स वाला जो कंटेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और वो अगर सही किया आपने तो लास्ट में एग्जाम में आपके लिए डेविल नहीं गॉड लाइज इन द डिटेल्स वाला कन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इशित्व, लास्ट एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जब हम क्या मोटिवेशन परोसते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं, मगर क्योंकि अगर मैं एक स्किल निकालूं इस एग्जाम के लिए तो एक स्किल मुझे दिखता है कि लैंग्वेज का स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स अपन को पता है कि इशू बेस्ड हैं। फिर अगर उनके पास कई बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, अब इंग्लिश वाला हिंदी में जाने से वैसे क्या ही खतरे में रहेगा, वो सोच रहा है कि हिंदी वाले इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश वाला तो ऑफकोर्स सी बात है नेचुरल एफिनिटी उसकी रहेगी इंग्लिश की तरफ। और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के भी हैं मगर उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो यूपीएससी के वो आंसर्स या वो एसेज लिख लें, वो एथिक्स के अंदर वो कोटेशन को उस तरीके से डिकोड करके लिटरल सेंस में लिख लें कि अपने पास वो जो स्कोर है कि 120 125 हर पेपर के अंदर कि वो अपन गोल्डन स्कोर को अचीव कर पाएँ। तो लैंग्वेज का जो स्किल है इस पे आपका क्या थॉट है, क्योंकि लैंग्वेज के चक्कर में बहुत सारे अच्छे माइंड्स के हैं कभी भी फेस ऑफ द एग्जाम ऑफ मेंस ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ द इंटरव्यू वाले तक नहीं पहुंच पाते हैं। सर आई वुड डेफिनेटली एग्री कि लैंग्वेज का रोल रहता है, बिकॉज मेंस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकुलेशन, किस तरीके से आप उन्हें जो पर्सपेक्टिव है वो परोस सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि मेंस इज़ नॉट अबाउट कि आपको डेटा फैक्ट्स एग्जांपल पता है, वो तो ज़रूरी है पता होना, लेकिन उसको एक आर्टिकुलेशन एक पर्सपेक्टिव के साथ आप अगर पुट कर रहे हैं तो दैट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन कि इसको सिर्फ शैलो नॉलेज नहीं है, एक डेप्थ में नॉलेज है। तो सर एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट चेंज कर लोगे, ये तो फैक्ट है 1-2 साल में कि आप मेहनत। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर आपको लगता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी वीक है तो स्टार्ट राइटिंग मोर आंसर्स। ठीक है, आप जब आंसर्स लिखोगे, मॉडल आंसर्स पढ़ोगे और टॉपर आंसर कॉपीज देखोगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि टॉपर्स भी एक डिसेंट लेवल की ही लैंग्वेज लिख पा रहे हैं। मैं खुद सर देखा हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कि रैंक 50 आ गए तो बहुत मैंने कुछ अलग कर दिया था। मैंने भी टॉपर आंसर कॉपीज देखे थे और मैं भी सोचता था कि बस इतना करना है, ठीक है, एक बेसिक इतना मैं कर लूंगा टॉप 50 वाले लोगों का देखे कॉपीज तो इतना तक तो आ ही जाएगा। तो हैव दैट कॉन्फिडेंस। टॉपर आंसर कॉपीज सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए नहीं होती है, कई बार आपको कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए होती है कि ये भी इंसान है, ठीक है, ऐसे कोई भगवान उतर के नहीं पेपर लिख रहे हैं। तो डोंट फील कि यार मैं तो लिख नहीं पा रहा हूँ, ये अगर लग रहा है कि नहीं लिख पा रहा हूँ देन क्या है कि आपको उस पर वर्क करना है, राइट मोर आंसर्स। बिकॉज सर मेरी लैंग्वेज में इशू नहीं रही है ड्यू टू स्कूलिंग एंड ऑल, तो सर मैंने फोकस किया था आंसर रीडिंग पे मोर रादर देन राइटिंग, बिकॉज आई थॉट कि यार आंसर राइटिंग मेरे से हो जाएगी। और ऑल्सो मैंने एक मीन्स दे लिया था तो आई हैड दैट एक्सपीरियंस कि ऐसा लिखा है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर किसी का फर्स्ट मीन्स है तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि तब आप थोड़े आंसर्स पहले से ज्यादा लिखें, बिकॉज टू गेट दैट हैंग कि 7 मिनट्स में हाउ मच इज रिक्वायर्ड ना, तो वो एक नोशन तोड़ने के लिए ना कि यार इतना ही लिखना होता है 7 मिनट्स में, ये ज्यादा जरूरी है रादर कि यार ये सब लिखना होता है। हमें लगता है 7 मिनट्स में बहुत कुछ लिख देंगे, 7 मिनट्स में एक बेसिक आंसर विद अ बेसिक पर्सपेक्टिव, इंट्रो एंड कंक्लूजन, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें, आंसर लिखें, मॉडल आंसर से कॉपी करें और उनसे पर्सपेक्टिव्स वहीं ऐड करें कि आपको कौन सा चीज़ एक्स्ट्रा वहाँ पे कोई पॉइंट्स मिले, एंड सर प्रैक्टिस करें। जिन्हें भी लैंग्वेज की वीकनेस है डोंट गेट डिसहार्टेंड, लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करेगा आपको कि वो आपका एकदम मेक और ब्रेक कर दे। आपको लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है थोड़ी सी, आप अगर इंप्रूव कर सकते हो उस पर, यूपीएससी जस्ट सीज कि आप अपना आर्टिकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं पॉइंट। ये वो लिटरेरी पेपर नहीं है कि दे विल सी कि वेदर इट इज फ्लावरी और नॉट, दे विल जस्ट सी कि वेदर यू आर एबल टू कोहेरेंटली पुट ऑल द वर्ड्स टुगेदर एंड देन जनरेट अ पर्सपेक्टिव एंड कवर द डिमांड वॉट एवर हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। दैट्स इट सर। तो इशित्व रैंक 50, एज 23 या 22, स्कोप एंड मार्जिन जैसा पॉलिटी में टीचर्स पढ़ाते हैं कि यू कैन मे बी लैंड अप टिल द लेवल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, वन डे। सो माई होप्स आर विद यू एंड आई विश कि ये सारे के सारे जो एक्युलेट्स हैं और जो सारे के सारे जो प्रोसेस के अंदर और जो फ्लावर्स और जो फ्लाइंग कलर्स के साथ तुम और निकल सकते हो, तुम्हारे लाइन में थॉट में अरेंज हूँ। लास्ट चीज़ कि अब IAS बनोगे, अब इट इज़ लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी एट एन अर्ली एज। तो सोसाइटी के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगी एंड उसके साथ तुम कंक्लूड कर सकते हो इस पॉडकास्ट को? Sir, first of all, I would like to say कि God has been kind enough on me कि He has bestowed such a great responsibility as well on my shoulders. तो I would like to thank God. And then sir, society के लिए first I would say कि
whatever is required, you must be ready to fulfill, because this is public service and public can require any type of service, maybe disaster oriented, social, health, any service. But there are certain areas you would like to touch. So सर मेरे लिए कुछ areas हैं, क्योंकि सर एक यंग एज में है और एक थोड़ा न्यू जेंजी वाला है, तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक कि मैं जहाँ पे भी रहूँ एक कल्चर ऑफ सिर्फ एकेडमिक से बढ़ करके लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओरेशन, स्पोर्ट्स, ये मैं डेवलप कर सकूँ अपने जहाँ पे भी मैं रहूँ, सो दैट सिर्फ ये जो एक ट्रेडिशनल नोशन रहता है कि ऑल इज अबाउट स्टडीज, सिर्फ एकेडमिक्स, वो तो है, स्टडीज इज इंपॉर्टेंट, एकेडमिक्स इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट यू शुड हैव अ पर्सनैलिटी टू सिट टू स्टैंड अमंगस्ट ग्रेट्स पीपल. तो मैं ये चाहूँगा कि जहाँ पे भी रहूँ, क्योंकि एक मैं यंग एज परस्पेक्टिव से बताना चाहता हूँ, ऑब्वियसली हेल्थ, एजुकेशन, दीज आर टॉप प्रायोरिटीज. इवन इफ आई not say, then it is also obvious कि ये तो मैं by default for a developing country like India. Exactly. What different perspective I would like to like incorporate in my place whenever I get to like administer or whatever, sir, I would like to develop these skills, like the soft skills, the communication skills, the scholastic skills that you say. और वो important भी है because अब तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर दे वांट क्रिएटर्स, दे वांट इनोवेटर्स, दे वांट पीपल हु कैन क्रिएट कंटेंट, और उसके लिए ये वाली जो टाइप की पर्सनैलिटी है, जो इनेबलमेंट है स्पेशली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, उसके पास नहीं है. तो वो क्रिएट करना अपने आप में बहुत एज वाला कंटेक्स्ट हो सकता है. सर लाइक हमारे कंट्री में वी ऑल नो कि रूरल बेस्ड कंट्री अभी है, वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग, हम एक डेवलपिंग कंट्री है. तो अभी तक जो गांव में आप जाओगे, बिकॉज आई बिलोंग टू अ रूरल बैकग्राउंड, तो इवन दो आई हैव नॉट स्टेड मच बट ऑफन आई विजिट देयर एंड मैं देखता हूँ कि वहाँ डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल इलिटरेसी दैट वी से, तो स्टिल अब वो काफ़ी ब्रिज हो गई है. तो वहाँ के भी जो लोग हैं ना, दे हैव ग्रेट स्किल्स सर. इवन जो अर्बन सेंटर्स हैं उनसे भी अच्छे स्किल्स कई चीज़ों में होते हैं, जस्ट दैट कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है. सोशल मीडिया है, सब है, वो सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. सो आई वुड लाइक कि जो ऐसे कह लीजिए ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ तक हम पर्कुलेट नहीं कर पा रहे अपने इनोवेशन को, वो ज़रूर पर्कुलेट करें, सो दैट हमारे इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाइड हो, एक आइडियोलॉजी पे ना चले. हम ओलंपिक्स में भी मेडल जीते, मैं आपको लग रहा होगा कि स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है, नॉट जस्ट एकेडमिक्स, ये सब सॉफ्ट स्किल्स जो होती है ना, कि आप कल्चरल फेस्ट में अच्छा कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो, ये सब एक कंट्री के एक इमेज को पोर्ट्रे करती है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ सोली फोकस्ड, एक जो टिपिकल नोशन है कि एशियंस आर गुड एट मैथ्स, ठीक है, सो नॉट जस्ट एट मैथ्स, मे बी लिटरेचर ऑल्सो, मे बी स्पोर्ट्स ऑल्सो. तो सर ये जो नोशन है आई वुड लाइक टू ब्रिंग कि हमारे देश एक होलिस्टिकली डेवलपमेंट हो हमारे. बिल्कुल, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस की बात करी यहाँ पर. आई विश एंड आई होप कि यू विल बी अ पीपल्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ फ्यूचर, वेयर यू विल बी इनकॉर्पोरेटिंग एंड टॉकिंग एट द लीस्ट अबाउट AI एट द इनिशियल लेवल ऑफ योर जर्नी, टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ सर्विस सेक्टर के अंदर कौन कौन से नए ऑरेंज इकोनॉमी के आयाम आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन डोमेन्स को भी हम एक्सप्लोर करें ताकि इंडियंस हमारे पास एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस और एक पर्टिकुलर टाइप की क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर सेंट्रलाइज ना हो जाए. डाइवर्सिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विद दिस थॉट, एनी अदर थॉट्स यू वांट टू कंक्लूड विद? सर आई वुड जस्ट लाइक टू say कि whoever is watching this video, maybe he can be a veteran, maybe a newbie, just I would say कि if you are in this examination phase, have this idea कि next year should be my last. डोंट से वो पंचवर्षीय योजना वाला जो आइडिया है, डोंट थिंक कि समय लगता है, समय तो लगेगा ही, वो तो समय है तो लगना ही है. आप उसको लगने देना, कोशिश करें, कोशिश आपके हाथ में है कि आप कोशिश कर सकते हैं. होना ना होना वो तो सर बहुत ऐसा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एटलीस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, थिंक यार जब नेक्स्ट ईयर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर दिस सेक कि मैं एलिजिबल हूँ तो भर सकता हूँ, हैव दिस कॉन्फिडेंस कि यार निकलना है, आई हैव टू एग्जिट दिस साइकिल. देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन इन स्टेइंग दिस यूपीएससी प्रोसेस. ये जो कल्चर है ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत इसका एक क्रिएट हो जाता है, उसका कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है टिल द टाइम यू डोंट मेक इट फाइनल लिस्ट में. तो हैव दिस आइडिया कि आई वांट टू मेक इट जितनी जल्दी हो सके, एंड तभी आपकी मैंने एक बहुत फेमस सर से सुना था कि लेट योर स्कूलिंग क्लोज सो दैट योर एजुकेशन कैन बिगिन. तो ये खत्म करें सो दैट आप फाइनली बाकी चीज़ें कर सकते. एक ये भी था, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन रुइंड मी. चलो, तो बहुत अच्छा थॉट था. इस थॉट के साथ हम कंक्लूड करते हैं. अगेन इशित्व से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी बाद में मार्कशीट आने के बाद भी ही विल बी कमिंग एंड अगेन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, और बीच बीच में भी एजुकेशन के डोमेन में, नॉन कमर्शियल वे में और बहुत सारे क्या है कि एक अनबायस्ड वे में, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में भी क्या है कि इशित्व को हम रिक्वेस्ट करेंगे बीच बीच में आते रहें, एस्पिरेंट्स से कम्युनिकेट करते रहें, एस्पिरेंट्स में एक नई जान फूंक सकें और आगे जाके लाइफ के अंदर और क्या है कि नई अचीवमेंट्स को हासिल करें. विद दिस थॉट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.